मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अपोजिशन यूनिटी होने से पूरे देश की राजनीति में कितना असर पड़ेगा। क्या हर राज्य में कुछ ना कुछ बदलाव होगा या कुछ राज्यों में होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक निवेदन और है कि जो मेरी जो पूरी जो न्यूज़ आइटम है, जो विश्लेषण है, इसका निचोड़ मैं आपको अंत में दूंगा, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जब से अपोजिशन यूनिटी हुई है, तो मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि किन किन राज्यों में अपोजिशन यूनिटी होने के बाद अंतर पड़ सकता है। तो मैंने आपको वो 4 राज्य गिनाए थे, 4 से 5 राज्य जिनमें अंतर पड़ सकता है। कौन कौन से हैं वो राज्य? वो राज्य हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। एक राज्य और है दिल्ली, जहां फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वो तब पड़ेगा जब केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अभी की जो माहौल है उसमें केजरीवाल ने कह दिया है कि जिस मीटिंग में कांग्रेस जाएगी मैं नहीं जाऊंगा, यानी वो अपना रास्ता अलग रखेंगे। तो मुख्य तौर पर अभी 4 राज्यों की बात है। इन 4 राज्यों में भी 2 राज्यों की परिस्थिति वैसी ही है जैसी पिछले लोकसभा चुनाव में थी 2019 में। तब से लेकर अब तक वहाँ की पॉलिटिकल इक्वेशंस में या कोई पॉलिटिकल केमिस्ट्री में अंतर आया हो, ऐसा दिखता नहीं है। वो राज्य हैं वेस्ट बंगाल और झारखंड। और 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जो लोग पिछली बार मिलकर लड़े थे वो अब अलग अलग हैं। बिहार में जेडीयू पिछली बार एनडीए में थी, इस बार वो महागठबंधन में है। और महाराष्ट्र में पिछली बार शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो है, वो तब तो एक ही शिवसेना थी, वो बीजेपी के साथ लड़ी थी। लेकिन इस बार जो है वो महागठबंधन जो वहाँ पर है, महाअघाड़ी जिसको कहते हैं, वहाँ पर उनके साथ है, कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। तो इन 2 राज्यों के समीकरण क्योंकि बदल गए हैं, राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है बिहार और महाराष्ट्र की, तो इनकी तो चर्चा करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन वेस्ट बंगाल और झारखंड की चर्चा की जा सकती है। आज हम जो है वो वेस्ट बंगाल की चर्चा करेंगे कि अगर वहाँ पर ममता और कांग्रेस दोनों इकट्ठे भी आ जाते हैं तो वहाँ सीटों का कितना असर पड़ेगा। अगर वहाँ ये दोनों पार्टी, क्योंकि ममता भी जो कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि मुझे कांग्रेस साथ चाहिए, मुझे जो है वो सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट की जो पार्टियां हैं वो साथ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ममता साथ चाहिए। तो साथियों, आपको बता दें कि पिछली बार जो है बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के अंदर 18 सीटें जीती थी। कितनी सीटें? 18 सीटें। और 42 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 18 बीजेपी ने जीती थी, और बाकी सीटें जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। तो कितना अंतर पड़ेगा अगर कांग्रेस और तृणमूल पार्टी दोनों साथ आ जाती हैं, तो इसका चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, चुनाव जब लड़े जाते हैं तो चुनाव एक तरीके से नहीं लड़े जाते। चुनाव प्योर अर्थमेटिक नहीं होता है। चुनाव जो होता है वो अर्थमेटिक और केमिस्ट्री का कम्बिनेशन होता है और परसेप्शन का कम्बिनेशन होता है। जब चुनाव लड़ा जाएगा तो उस समय क्या परसेप्शन बनता है। परसेप्शन के कई तरीके हो सकते हैं कि कौन सत्ता में आ रहा है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि कौन सत्ता में आ रहा है। अगर एनडीए ये अपनी बना ले, अपनी पहचान बना ले या अपना एक मैसेज दे दे, बहुत सारे तरीके होते हैं मैसेज देने के, जैसे ओपिनियन पोल्स हैं वगैरह वगैरह, जिससे जनता का परसेप्शन बनता है कि हम जीत रहे हैं, तो कुछ वोट उसी से तब्दील हो जाता है। और अगर अपोजिशन बना लेगी तो कुछ वोट उसके पक्ष में चला जाएगा। दूसरा परसेप्शन ये होगा कि मोदी को जो कंपैरिजन होगा लीडरशिप में, वो कंपैरिजन होगा मोदी का। एक तरफ तो मोदी हैं ही, दूसरी तरफ कौन आता है, तो जो दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी आते हैं, कोई भी आ सकता है। अगर तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये आता है कि ममता को बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से वेस्ट बंगाल का जो वोटर है वो थोड़ा ममता की तरफ झुकेगा।
कि हमारे प्रदेश का जो एक पॉलिटिकल फिगर है वो प्राइम मिनिस्टर हो सकती है, लेकिन इससे दूसरे राज्य जो हैं वो सूखे पड़ जाएंगे। तो कौन होता है, मतलब ये है कि कौन चेहरे होते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो एक परसेप्शन में ये है। दूसरा कि वहाँ पर अर्थमेटिक क्या कहता है। तो मैंने पिछले चुनाव का अर्थमेटिक देखा, तो अर्थमेटिक के हिसाब से बीजेपी को कितना फ़र्क पड़ेगा अगर टीएमसी और कांग्रेस दोनों साथ आते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की पिछली बार जो परफॉर्मेंस है वो बीजेपी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही थी वेस्ट बंगाल के अंदर। तो बीजेपी वैसी ही परसेप्शन क्रिएट कर लेती है वेस्ट बंगाल के अंदर जो पिछली बार थी। हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, ना इसमें कांग्रेस कि बीजेपी आगे है मोदी के चेहरे के कारण, मोदी के कारण, उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं कि अगर पिछली बार जैसा सिर्फ एक माहौल बना लेती है बीजेपी जो पिछली बार बनाया था, तो कितनी सीटों पर चाहे टीएमसी और कांग्रेस इकट्ठे आ जाएं साथ में, तो कितनी सीटों पर फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि मात्र कुछ ही सीटों पर फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक एक सीट का जो है वो विश्लेषण देता हूँ। वेस्ट बंगाल की जो 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, सिर्फ उसका हमने विश्लेषण किया है और टीएमसी और कांग्रेस के वोट हमने जोड़ दिए हैं। तो ये दोनों के जुड़े हुए वोट क्या बीजेपी से आगे निकल जाते हैं? ऐसी कितनी सीटें हैं कि अगर ये दोनों साथ भी लड़ें तो बीजेपी से आगे चले जाएंगे। तो वो मैं आपको विश्लेषण देता हूँ एक एक सीट से। पहली सीट की हम बात करते हैं अलीपुरद्वार की। वहाँ बीजेपी के पास 54% वोट आया था, यानी टीएमसी और कांग्रेस दोनों मिलाकर भी बीजेपी से पीछे थी। दूसरी सीट आसनसोल, वहाँ बीजेपी के पास 51% से ज़्यादा वोट आया था, यानी वहाँ भी टीएमसी कांग्रेस पीछे थी। तीसरी सीट बालूरघाट, यहाँ पर बीजेपी को 45% वोट मिले थे। ये लगभग बराबर की सीट थी क्योंकि यहाँ टीएमसी और कांग्रेस के जो वोट हैं वो 45.3% होते हैं, जबकि बीजेपी के वोट 45% थे। तो ये बराबर की सीट थी। अगली सीट है बनगांव की। कुछ नाम अगर गलत हो रहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बिहार के बंगाल के अंदरूनी इलाकों में नहीं गया हूँ। तो यहाँ पर बनगांव में भी बीजेपी को 48% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी कांग्रेस को 42% वोट मिले थे। तो यहाँ पर भी बीजेपी आगे थी। अगली सीट बांकुरा, यहाँ पर बीजेपी को 50% वोट मिले थे, टीएमसी कांग्रेस यहाँ पर भी पीछे थी। बिशनपुर, यहाँ बीजेपी को 46% वोट मिले थे और टीएमसी और कांग्रेस का वोट मिला भी दिया जाए तो बीजेपी उससे आगे थी। कूच बिहार, यहाँ बीजेपी को 48% वोट मिले थे, यहाँ पर भी बीजेपी आगे थी। दार्जिलिंग, यहाँ बीजेपी को 59% वोट मिले थे, यहाँ पर भी बीजेपी जो है निश्चित रूप से आगे ही रहनी है। हुगली, जहाँ पर 46% वोट मिले थे बीजेपी को और टीएमसी और कांग्रेस के मिले हुए वोटों से ज़्यादा थी। जलपाईगुड़ी 50% वोट मिले थे बीजेपी को, दोनों से ज़्यादा थी। झारग्राम में दोनों लगभग बराबर थी। टीएमसी कांग्रेस का वोट मिला दिया जाए और बीजेपी का वोट मिला दिया जाए तो ये बराबर थी। मेदिनीपुर, यहाँ पर बीजेपी को 49% वोट मिले थे जो टीएमसी कांग्रेस से ज़्यादा थे। पुरुलिया बीजेपी को 50%, रमाघाट बीजेपी को 50%। तो आप देखिए ये कितनी सीटें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी इन दोनों के गठबंधन होने के बावजूद जीत सकती है। जीती कितनी थी? 18। अब कितनी जीत सकती है? 14। और ये उस समय के परसेप्शन और लोगों के मूड पर डिपेंड करता है कि बीजेपी का पुश और भी पुश दे के आगे ले जाएं, और ये भी हो सकता है कि 1-2 सीटें कुछ नीचे चली जाएं अगर बीजेपी नीचे आती है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का वर्कर पार्टी से नाराज़ है और बीजेपी ने अपने वर्कर का साथ नहीं दिया जब टीएमसी के गुंडों ने उनके साथ ज़बरदस्ती की, महिलाओं का बलात्कार किया, उनसे मारपीट की, हत्या कर दी। तो बीजेपी ने बहुत उन लोगों का साथ नहीं दिया। तो बीजेपी का वोट शेयर कम भी आ सकता है, ये भी मैं एक चीज़ मान रहा हूँ, लेकिन
अगर माहौल बना वहाँ बीजेपी का, तो ऐसा नहीं है कि अपोजिशन की एकता के साथ बीजेपी वहाँ बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएगी। ये एक जो परसेप्शन ममता बनर्जी खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं कि अगर कांग्रेस मेरे साथ खाली आ जाए तो मैं बीजेपी को बिल्कुल समाप्त कर दूंगी, तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है और ऐसा होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अब वहाँ हिंदी भाषी वोटर है, बिहार का वोटर है, अपर कास्ट वोटर है, जो बीजेपी को वोट देता है बंगाल के अंदर भी। और ममता बनर्जी चुनाव में उनको गाली भी देती है, उसका भी रिएक्शन होता है। एक बार गाली देने के बाद ममता बनर्जी यूपी में अखिलेश यादव के पक्ष में वोट करने आई और वहाँ उसको हूट कर दिया गया कि तुम तो वापस जाओ, तुम हिंदी भाषियों को गाली देते हो। एक से ज़्यादा रैली अखिलेश यादव वहाँ करवा नहीं पाए थे ममता बनर्जी की। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक जो है, अगर वही अर्थमेटिक भी कायम रहता है तो बीजेपी 18 से 14 के आसपास आ सकती हैं सीटें। बाकी परसेप्शन, चेहरा, इन सब पर भी मैटर करता है, ये सब चीज़ें भी मैटर करेंगी, क्योंकि नेशनल इलेक्शन है तो किस तरफ चेहरा मुड़ता है ये देखने की बात होगी। कई राज्यों के अंदर जहाँ विधानसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस जीत जाती है या अपोजिशन पार्टी जीत जाती है, वहाँ लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो सेंटर का इलेक्शन होता है बीजेपी को भरपूर वोट मिलता है और भरपूर सीटें मिलती हैं। पिछली बार 2019 का चुनाव इसका एग्जाम्पल है, जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ था। तो साथियों, हम चीज़ों को एक एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो कुल निचोड़ ये है कि अपोजिशन की यूनिटी होने का भी जो असर है वो बहुत लिमिटेड जगह पर है, क्योंकि बाकी जगह जो है वो बहुत सीधी सीधी फाइट है। सीधी सीधी फाइट में अपोजिशन यूनिटी ऑलरेडी वहाँ है या अपोजिशन है ही नहीं। लेकिन अगर अपोजिशन वहाँ नहीं है तो जैसा मैंने बताया कि 4 से 5 सीटें हैं, और इसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हुई हैं? 23 सीटें 23 सीटें जीती हैं महाराष्ट्र में। बिहार में जीती हैं 18 सीटें, 31 23 18 41 और 14 सीटें वहाँ की लगा लीजिए, 55 झारखंड की, और 18 सीटें जो है वो लगा लीजिए वेस्ट बंगाल की। 55 और 73 सीटें हैं जो बीजेपी ने इन 4 राज्यों में जीती हुई हैं। अब इनको कम करके कितना लाया जा सकता है? अगर इसमें से 30 सीटें भी कम कर दी जाएं इन 4 राज्यों में, तो भी बीजेपी जो है मेजॉरिटी मार्क के आसपास ही खड़ी रहती है। आज उसकी 303 सीटें हैं और 30 सीटें कम होती हैं तो वो 273 पर आएगी। 272 जो है वो मेजॉरिटी मार्क है। तो 260 तक भी अगर 40 सीटें भी चली जाती हैं तो भी बीजेपी को अपनी सरकार बनाने में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं रहने वाली है, अगर समीकरण यही रहते हैं और अर्थमेटिक यही रहता है। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपके पास तुरंत उसकी सूचना पहुँचे। नमस्कार।